चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय न्याय प्रणाली के एक बहुत ही अहम और डायनामिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले उस प्रपोज बिल की जो आजकल काफी चर्चा में है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को गियर अप करने का एक बड़ा कदम है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, कोर्ट के बैकलॉग का समाधान। दूसरा, संसद ही क्यों तय करती है। तीसरा, इस विस्तार का इतिहास। चौथा, कैबिनेट की मंजूरी प्रक्रिया। पांचवा, संसद से इसका पास होना। और आखिर में राष्ट्रपति की फाइनल भूमिका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट के बैकलॉग के समाधान की। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 38। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जिस बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है, उसका मेन टारगेट सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल गिनती को बढ़ाकर 38 करना है। अभी चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल 34 जज हैं। अब सवाल यह है कि अचानक से ये नंबर इतना क्रूशियल क्यों हो गया है। देखिए, जजों की गिनती बढ़ाने का सीधा कनेक्शन कोर्ट में पेंडिंग पड़े उन लाखों मुकदमों के पहाड़ से है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लीगल जरूरतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे न्यायपालिका के स्ट्रक्चर को भी तो अपग्रेड करना होगा, है ना। तो ये जो 38 जजों का प्रपोजल है, ये इसी भारी बैकलॉग को कम करने और न्याय की स्पीड को फास्ट करने का एक सीधा और प्रैक्टिकल सोल्यूशन माना जा रहा है। अब आते हैं अपनी दूसरे पॉइंट पर। आखिर ये सब संसद क्यों तय करती है? तो इसका जवाब छुपा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(1) में। असल में जब शुरुआत हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जज तय किए गए थे, मतलब टोटल 8। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत दूर की सोची थी। उन्होंने ये पावर पूरी तरह से संसद के हाथों में रिजर्व कर दी कि भविष्य में जब भी जरूरत पड़े वो कानून बनाकर जजों की संख्या बढ़ा सके। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही बिजी सेंट्रल हॉस्पिटल है जहां मरीजों की लाइन टूट ही नहीं रही। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से तो रातों रात नई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता ना, उसे सिटी प्लानर से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल यही लॉजिक यहां भी है। मुकदमों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नए जजों की जरूरत तो है, लेकिन इन नए पदों को जोड़ने का फाइनल अप्रूवल देने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विस्तार का इतिहास। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। 1950 में जो सफर सिर्फ 8 जजों से शुरू हुआ था, वो वक्त और कानूनी जरूरतों के साथ बढ़ता गया। 1956 में ये 11 हुए, फिर 60 में 14, इसके बाद 1977 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और फाइनली 2019 में 34 जज हो गए। और अब 2026 तक इसे 38 करने का प्रपोजल है। ये लगातार ऊपर जाता हुआ ग्राफ साफ बताता है कि जैसे जैसे देश की आबादी और मुकदमे बढ़ रहे हैं, हमारी न्याय व्यवस्था भी इवॉल्व हो रही है। बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, कैबिनेट की मंजूरी प्रक्रिया। किसी भी अमेंडमेंट बिल को कानून बनने के लिए एक पूरी रिले रेस दौड़नी पड़ती है। इस सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक के लिए मुख्य रूप से 4 बड़े पड़ाव हैं। पहला, कानून मंत्रालय का प्रस्ताव। दूसरा, कैबिनेट की मंजूरी। तीसरा, संसद से इसका पास होना। और चौथा, राष्ट्रपति की सहमति। इस रिले रेस की शुरुआत बहुत ही लॉजिकल तरीके से होती है। सबसे पहले कानून मंत्रालय मुकदमों के पेंडेंसी डेटा और वर्कलोड का पूरा एनालिसिस करता है। इस भारी वर्कलोड को देखते हुए वो जजों की संख्या बढ़ाने का एक प्रपोजल तैयार करके कैबिनेट को भेजता है। इसके बाद यूनियन कैबिनेट इस पर डिटेल में विचार करती है और अपनी ऑफिशियल मंजूरी दे देती है। ये समझ लीजिए कि ये इस पूरी विधायी प्रक्रिया की पहली, सबसे बड़ी और जरूरी ग्रीन सिग्नल है। इसके बाद आता है हमारा 5वां चरण, संसद से पारित होना। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद असली एक्शन शुरू होता है संसद में। इस संशोधन बिल को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी विशेष बहुमत की नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ये एक सीधा लेकिन बेहद ही अहम लीगल स्टेप है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे चरण पर, राष्ट्रपति की अंतिम भूमिका। यहां आकर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का रोल यहां डबल होता है। देखिए, जब संसद से पास होकर बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और वो उस पर अपने साइन करते हैं, तो वो बिल एक कानून बन जाता है। इस एक साइन से सुप्रीम कोर्ट में जजों के नए पद या कहें कि नई सीटें क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ सीटें बनी हैं,
उन खाली कुर्सियों पर असल में कौन बैठेगा, यानी जजों की जो फाइनल अपॉइंटमेंट होगी, वो पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया है। तो वो प्रक्रिया क्या है? वो है कोलिजियम प्रणाली। भले ही संसद कानून बनाकर जजों के लिए जगह बना दे, लेकिन उन नए पदों पर लोगों को नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं, और वो ये करते हैं कोलिजियम की फिक्स्ड सिफारिशों के आधार पर। आसान भाषा में कहें तो संसद ने कैपेसिटी बढ़ाई, जगह बनाई, और फिर राष्ट्रपति ने कोलिजियम की सलाह से उन नई जगहों को भर दिया। है ना एकदम साफ? अब जब हम इस एक्सप्लेनेयर के आखिर में आ गए हैं, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हमने देखा कि 1950 से लेकर आज तक जजों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर ही गया है। तो क्या ये 38 जजों की नई बेंच वाकई में भविष्य की बढ़ती कानूनी ज़रूरतों और मुकदमों के इस पहाड़ को हमेशा के लिए कम कर पाएगी? या फिर हमारे न्याय सिस्टम के इतिहास में ये सिर्फ एक और बढ़ता हुआ कदम भर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।